गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं रिपुदन पांडे आप सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। कि स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने पैसिव वॉइस के बारे में ढेर सारा चर्चा किया था। आज जो बचा हुआ भाग है उस पर हमें अध्ययन करना है, पढ़ना है। तो पैसिव वॉइस के बारे में स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सबसे पहले कर्म को लिखते हैं, कर्म के बाद क्रिया के रूप में बी को लिखते हैं और एक्टिव वॉइस की जो फाइनाइट वर्ब होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, अर्थात उसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर बाय लिखकर सब्जेक्ट को एज ए कर्ता को कर्म के रूप में लिखते हैं। तो जैसे कोई भी वाक्य ले रहे हैं, ही इज राइटिंग ए लेटर। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कर्म को लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, लेटर। ये लेटर के बाद क्रिया के रूप में बी का प्रयोग करना है। ये लेटर के साथ बी जाएगा। अब यहाँ पे क्रिया में क्या जुड़ा हुआ, आईएनजी, तो बी का आपको लिखना है आईएनजी फॉर्म, बीइंग। ये लेटर इज बीइंग। अब राइट, अब क्या करना है, एक्टिव वॉइस की जो मुख्य क्रिया है, जो फाइनाइट वर्ब है, उसको हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, अर्थात उसे पास्ट पार्टिसिपल में कर देते हैं। तो राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। फिर लिखेंगे बाई। बाई लिखने के बाद सब्जेक्ट है ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव के ही लिखेंगे, हिम। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं दूसरे टेंस से। आई हैव डन माई वर्क। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क। तो माई वर्क एक वचन है, इसलिए हैव का प्रयोग ना करके आपको हैज का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, डन क्रिया का थर्ड फॉर्म है। अब क्या करना है, बी को आपको बी का थर्ड फॉर्म लिखना है, मतलब जिस रूप में एक्टिव वॉइस की मुख्य क्रिया होगी उसी रूप में आपको बी को करना है। अब यहाँ बी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। बी का थर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट्स बीन। तो माई वर्क हैज बीन। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म आपको प्रयोग करना है पैसिव वॉइस में। यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो वही लिख देंगे, डन। लेकिन यहाँ पे डन स्टूडेंट्स ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है। तो माई वर्क हैज बीन डन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। चलिए इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य लेते हैं। जैसे वाई वेयर यू स्कोल्डिंग मी। अब मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई। आई लिखा जाएगा यू के स्थान पर, वाई यहाँ पे पहले से ही है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड। अब मी का हो रहा है आई, यू के स्थान पे क्या आ रहा है, आई। तो आई के साथ सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है, वाज। वाई वाज आई। क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है तो बी का आईएनजी फॉर्म आप कर दीजिए, वाई वाज आई बीइंग। अब इसकी जगह पे ये आईएनजी आप बी में लगा दिए तो इसका आपको थर्ड फॉर्म करना है। तो स्कोल्डिंग का थर्ड फॉर्म स्कोल्डिंग का थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। तो वाई वाज आई बीइंग स्कोल्डेड। अब क्या करना है आपको, बाई लिखना है। अब बाई लिख के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रखना है। तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो वाई वाज आई बीइंग स्कोल्डेड बाय यू। चलिए
पास्ट परफेक्ट का वाक्य लेते हैं, आई हैड नॉट ब्रोकन द चेयर। ऑब्जेक्ट क्या है? द चेयर। हैड लिखा, हैड लिख देना आपको, नॉट। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म है तो बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, बीन लिख दीजिए। तो द चेयर हैड नॉट बीन ब्रोकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो वही लिख देंगे, ब्रोकन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। चलिए और वाक्य देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से। Who will clean the room? तो स्टूडेंट्स मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हु जो इंट्रोगेटिव वर्ड है ये सब्जेक्टिव केज में है, कर्ता कारक में है। तो कर्ता को कर्म बनाते हैं पैसिव वॉइस में, लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द है तो इसको बाद में नहीं लिखेंगे, बल्कि कर्ता को कर्म बनाते हैं उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो ये काम आपको पहले ही कर देना है अगर वाक्य में हु है तो बाई, हुम, उसके बाद बिल, ऑब्जेक्ट क्या है? द रूम। यहाँ पे क्लीन क्या है? क्रिया का मूल रूप है तो इसलिए बी ही रहेगा। बाई, होम, बिल, द रूम, बी। क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। ऐसे ऑब्जेक्टिव केज में भी देख लेते हैं। विच बुक विल ही हैव स्टोलन इन द क्लास? अब स्टूडेंट्स वह कक्षा में कौन सी किताब चुराया होगा? अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या चुराया गया होगा? कर्ता और क्रिया द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो इस वाक्य में कर्म क्या है? इस वाक्य में कर्म है विच बुक। अब पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो हम कर्म को कर्ता बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो विच बुक को हम सब्जेक्ट के रूप में लिख दिए और कर्ता के बाद स्टूडेंट्स नियम होता है सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया आती है। तो विच बुक के साथ भी बिल आएगा और बिल के बाद हैव होगा और हैव के बाद यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म है स्टोलन, तो इसलिए आपको बी का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो विच बुक बिल हैव बीन स्टोलन इन द क्लास? अब लास्ट में क्या करेंगे? बाई लिखेंगे। बाई लिख के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केज में लिखेंगे, बाई हिम। तो स्टूडेंट्स क्या होगा इसका पैसिव वॉइस? विच बुक विल हैव बीन स्टोलन इन द क्लास बाई हिम। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे व्हाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था? तो स्टूडेंट्स कुछ लोग समझते हैं कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सही बात तो यह है कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट। वह क्या कर रहा था? वह करने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा था? जो क्या का उत्तर होगा उसी के ऊपर। तो व्हाट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बदलेंगे तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे। व्हाट का सब्जेक्टिव केस व्हाटे होगा तो सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद सहायक क्रिया लिख के मुख्य क्रिया लिखेंगे। तो सहायक क्रिया वाज हो गया, मुख्य क्रिया क्या है? क्रिया में आईएनजी लगाई गई है तो बी में आपको आईएनजी लगाना है। तो व्हाट वाज डूइंग। अब डू का थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे? डन। और डन लिखने के बाद बाई, बाई के बाद ही का कर्म कारक हिम। तो व्हाट वाज ही डूइंग का पैसिव वॉइस क्या होगा? व्हाट वाज बीइंग डन बाय हिम। समझ में आ गया होगा। अब और एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स
कैसा भी वाक्य हो, जिस रूप में क्रिया आपको मिलेगी उसी रूप में बी को आपको करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही शुड नॉट टेल ए लाई। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये लाई ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले लिखेंगे ये लाई, शुड लिखा है, शुड लिख दीजिए, नॉट। अब यहाँ पे टेल क्या है, क्रिया का मूल रूप है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्रिया का मूल रूप ही प्रयोग किया जाता है। तो टेल है क्रिया का मूल रूप, तो बी, तो ये लाई शुड नॉट बी। अब टेल की जगह पे आप बी का प्रयोग कर दिए, फिर टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड बाई हिम। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम टू डू दिस वर्क। मुझे यह काम करना है। अब इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, तो दिस वर्क हो गया। दिस वर्क भी सिंगुलर में है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर में ही माना जाता है, तो वहाँ पे इसके साथ इज आएगा। टू, डू का क्या है, क्रिया का मूल रूप है, क्योंकि इन्फिनेटिव में टू के पश्चात क्रिया का मूल रूप ही आता है। तो यहाँ बी का मूल रूप बी ही होता है। तो दिस वर्क इज टू बी। अब डू की जगह पे बी लिख दिए, इसलिए डू का क्या होगा, थर्ड फॉर्म डन बाई। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आई मस्ट हैव बीटन हिम। मुझे हाँ सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। आई मस्ट हैव बीटन हिम, मुझे अवश्य उसे पीटना चाहिए था। तो इसका जब पैसिव वॉइस करेंगे तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही, मस्ट लिखा है मस्ट लिख दीजिए, हैव लिखा है हैव आप लिख दीजिए। अब आगे क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म है, इसलिए बी का थर्ड फॉर्म कर दीजिए, बीन। बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, फिर बाई, बाई के बाद आई का कर्मकारक मी। तो बहुत ही आसान है, जिस रूप में आपको एक्टिव वॉइस की क्रिया मिलती है, मतलब एक्टिव वॉइस की फाइनाइट वर्ब जिस रूप में रहेगी उसी रूप में पैसिव वॉइस में बी को फाइनाइट वर्ब में बदल देंगे। जैसे और भी वाक्य ले सकते हो, जैसे यू में टेक एनी डिसीजन। अब इसको पैसिव वॉइस बदलेंगे तो एनी डिसीजन, मे का तो मे रहेगा, क्रिया का मूल रूप है इसलिए बी होगा, मे बी टेकन। टेक का थर्ड फॉर्म टेकन बाई यू। अब पैसिव वॉइस लगभग समाप्त हो गया है, केवल इम्परेटिव सेंटेंस ही बचा है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन वाक्यों को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है। मतलब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस में परिवर्तन संभव नहीं है, नहीं बदला जाता। जैसे पहला ये इन ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों को ही पैसिव वॉइस नहीं होगी। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। जैसे ही बीप्स लाउडली, वह जोर से रोता है, इस वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब रोने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, असर किसके ऊपर पड़ता है, वो चीज़ नहीं है, तो इसलिए इस वाक्य को भी पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाएगा। मतलब जिन वाक्यों में कर्म नहीं होगा उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं होता है। कुछ वाक्य मैंने लिखा था, जैसे व्हाट इज ही डूइंग,
अब इसका पैसिव वॉइस होगा क्योंकि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है, तो क्या का जो उत्तर होगा वही तो वह कर रहा है, तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट ही व्हाट था। लेकिन इन दोनों वाक्यों में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उनको पैसिव वॉइस में आपको नहीं चेंज करना है। चलिए दूसरा क्या है, जिन वाक्यों में बी क्रिया पहले से अवेलेबल होगी, पहले से ही उपलब्ध रहेगी, उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई वाक्य लिख लीजिए, ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। अब स्टूडेंट्स, अगर उस नियम के तहत आप पैसिव वॉइस में उसको बदलना चाहें तो इस तरह से कुछ लोग बदलते हैं। जैसे ये लेटर लिख देंगे, हैज इसके साथ भी आएगा, बीन क्रिया में आईएनजी है तो बीइंग कर देंगे, और फिर राइटिंग की जगह पर रिटर्न कर देंगे, सिंस मॉर्निंग, बाई ही का हिम कर देंगे। तो इस तरह से कोई लोग पैसिव वॉइस बना देते हैं, लेकिन ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि नियम क्या है, सिंपल सेंटेंस में जब आप इंटर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य आपका 3 ही प्रकार का होता है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस की क्वालिटी क्या होती है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, जबकि हम इसमें गौर से देखेंगे तो कई फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। तो इसलिए यह ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये मेथड नहीं अपनाया जाता। यानी कि अगर वाक्य में बी क्रिया पहले से है, यहाँ पे बीन देखिए पहले से मौजूद है, इसलिए पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बदला जा सकता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी नहीं बदला जाता है। एक टेंस और है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को भी पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। वहाँ भी वही रीजन है, क्योंकि वहाँ भी बी क्रिया पहले से उपलब्ध होती है। जैसे ही विल बी राइटिंग ए लेटर, तो जिन वाक्यों में बी क्रिया पहले से रहेगी, बी क्रिया मुख्य रूप में रहेगी, तो उन वाक्यों को पैसिव वॉइस नहीं बदलेंगे। बाकी वाक्यों में एक्टिव वॉइस और क्रिया को देखते हुए फाइनाइट वर्ब उसी रूप में हम बी को कर देंगे और उसका थर्ड फॉर्म कर देते हैं, पैसिव वॉइस हो जाता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। बाकी जो पैसिव वॉइस में बचे हुए तथ्य हैं उन पर चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। धन्यवाद।